हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप। वेलकम इन योर लॉकडाउन क्लासेस। लॉकडाउन पीरियड में ही आपके लिए बेटा ये क्लासेस ऑर्गेनाइज़ की गई हैं ताकि आप लॉकडाउन का फ़ायदा उठा सकें। लॉकडाउन में आप परेशान ना हो कि आपकी स्टडी का क्या होगा, आप कैसे पढ़ाई करेंगे। इसीलिए ये क्लासेस आपको प्रोवाइड करी गई हैं, आपके लिए स्टार्ट करी गई हैं ताकि आप घर बैठ करके जब चाहें तब यूट्यूब खोल करके इन क्लासेस को अटेंड कर सकें और अपना लॉकडाउन पीरियड को यूटिलाइज़ कर सकें। तो बेटा हम ये पढ़ रहे थे, चैप्टर है हमारा सेकंड चैप्टर है हिस्ट्री का 10th क्लास का, नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद, कि किस प्रकार से भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, किस प्रकार से लोगों ने कॉमन आइडेंटिटी को लेकर के स्ट्रगल करना शुरू करा, किस महात्मा गांधी जी का क्या योगदान रहा स्ट्रगल में, मूवमेंट उन्होंने कितने डिफरेंट टाइप्स के मूवमेंट उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किए। जैसे कि हमने पहले नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में पढ़ा था जो कि 1921 में स्टार्ट हुआ था, और फिर उसके बाद में हमने 1930 का सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पढ़ रहे हैं। इसकी चैप्टर की मैंने अभी तक आपको 4 वीडियोज़ प्रोवाइड करी हुई हैं, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है, इसको इसलिए जल्दी जल्दी समझाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, और इसीलिए ताकि आप ध्यान से इसको समझ सकें, हर चीज़ को ध्यान से पढ़ सकें, आपकी समझ में आ सके, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। इस चैप्टर के मैप बेस्ड क्वेश्चन भी बहुत सारे आते हैं, तो आपको ये बहुत ध्यान रखना है कि कौन सा सेशन कहाँ पर हुआ था। कांग्रेस के सेशंस के बारे में अंडरलाइन, जैसे मैं आपको बार बार कराती हुई जा रही हूँ, और मूवमेंट्स के बारे में आपको बताती जा रही हूँ, तो वो सारा आपको बहुत ध्यान से समझ करके ही पढ़ना है, समझना है उसको। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे फ्रीली कोई भी मैसेज कर सकते हैं या कॉल करके आप मुझसे बात कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हाउ पार्टिसिपेंट्स साव द मूवमेंट। हम मूवमेंट की बात कर रहे हैं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की, कि जिन लोगों ने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था उन्होंने क्या सोच करके मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, तो उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। लेट अस नाउ लुक एट द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स दैट पार्टिसिपेटेड इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। वाई डिड दे जॉइन द मूवमेंट। उन्होंने मूवमेंट को क्यों ज्वाइन करा, क्यों मूवमेंट में शामिल हुए, इस आंदोलन में शामिल क्यों हुए। वट वर देयर आइडल्स। किन लोगों के विचारों से प्रभावित होकर या किन लोगों को आदर्श मानकर वो इस मूवमेंट में शामिल हुए। वट डिड स्वराज मीन टू देम। उनके लिए स्वराज का क्या मीन था। ठीक है, ये इसके बारे में हम पहले नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में भी इसी टाइप के क्वेश्चंस से हम देखे थे हमने, तो वही क्वेश्चंस इसमें भी आए हैं कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में लोग क्यों शामिल हुए। तो देखते हैं इसमें। इन द कंट्री साइड रिच पीजेंट कम्युनिटीज़ लाइक द पटीदार्स ऑफ गुजरात एंड द जाट्स ऑफ उत्तर प्रदेश वर एक्टिव इन द मूवमेंट। कंट्री साइड गाँवों के इलाकों में जो बड़े अमीर ज़मींदार लोग थे, जैसे कि पटीदार्स थे, पटीदार्स गुजरात के, और उत्तर प्रदेश के जाट लोग जो थे इस मूवमेंट में बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। क्यों एक्टिव थे उसके बारे में जानते हैं। बीइंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स they were very hard hit by the trade repression and falling prices. As their cash income depressed, they found it impossible to pay government's revenue demand. कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद आपने देखा कि आर्थिक मंदी छाई हुई थी, और ये जो बड़े किसान थे ये कमर्शियल क्रॉप्स आपको पता होती हैं जिनका व्यापार ज़्यादा होता है, विदेशी कंट्रीज़ में जिनका निर्यात ज़्यादा होता था, ज़्यादा बिकती हैं, व्यापारी को उद्देश्यों से उनको उगाया जाता है, जैसे कि हमारी होती हैं कपास, जूट, शुगर केन, ये हमारी कुछ कमर्शियल क्रॉप्स होती हैं, टी एंड कॉफ़ी, जिनका कि व्यापार ज़्यादा होता है। तो ये जो बड़े किसान थे ये कमर्शियल क्रॉप्स उगाते थे। ठीक है, तो इन्होंने देखा कि भाई डिप्रेशन चल रहा है, आर्थिक मंदी चल रही है, तो इनको अपनी फसल का उचित दाम इनको नहीं मिल पाया। जब इनको अपनी फसल का उचित दाम नहीं मिल पाया तो गवर्नमेंट ने जो रेवेन्यू इनके ऊपर लगा रखे थे, जो इनके ऊपर टैक्सेस लगा रखे थे, उनको ये पे करने में समर्थ नहीं थे, क्योंकि वो उनके पास पैसा नहीं था। एंड द रिफ्यूज़ल ऑफ द गवर्नमेंट टू रिड्यूस द रेवेन्यू डिमांड लेड टू वाइड स्प्रेड रेजिस्टमेंट। और गवर्नमेंट अपने जो रेवेन्यूज़ थे उनको कम करने से मना कर रही थी। गवर्नमेंट पर इसका, गवर्नमेंट मीन्स कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि भाई इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी फसल बिक रही है या नहीं बिक रही, हमें तो अपना पैसा चाहिए, जो हमारा टैक्स है जो हमने आपके ऊपर लगा रखे हैं वो हमें उतना ही चाहिए, उसको हम कम नहीं करेंगे। These rich peasants become enthusiastic supporters of the civil disobedience movement. ये जो रिच पीजेंट्स थे इस प्रकार से ये सिविल डिसोबीडियंस के सपोर्टर्स बन गए, कि उनको ये लगा कि इस मूवमेंट में आने के बाद, शामिल होने के बाद
सरकार से कांग्रेस के साथ मिलकर के वो बातें करेंगे जिससे कि उनके टैक्सेस में कमी आ जाए। ऑर्गेनाइजिंग देयर कम्युनिटीज़, इसके लिए उन्होंने अपनी कम्युनिटीज़ बनानी शुरू कर दी। एंड एट टाइम फेसिंग रेडुकेंट मेंबर्स टू पार्टिसिपेट इन द बॉयकॉट प्रोग्राम्स, और जो भी लोग उनमें शामिल नहीं होते थे या उनके प्रोग्राम्स को बॉयकॉट करते थे, सभी को उन्होंने फोर्स करके उस मूवमेंट में शामिल करना शुरू कर दिया। मीन्स कि अपने तरीके के सभी लोगों को उन्होंने इस मूवमेंट में जोड़ना शुरू कर दिया। फॉर देम द फाइट फॉर स्वराज वॉज ए स्ट्रगल अगेंस्ट हाई रेवेन्यू, but they were deeply disappointed when the movement was called off in 1931 without the revenue rates being revised। लेकिन आपने देखा कि बताया था मैंने आपको मूवमेंट के बारे में यहाँ पर कि ये मूवमेंट जो था 1 साल तक चला, लेकिन उसके बाद 1934 में इसको लोगों ने उतने सीरियसली नहीं लिया जैसे कि फ़र्स्ट टाइम लिया। अब 1931 में जब ये कॉल्ड ऑफ के लिए बोल दिया, महात्मा गांधी जी ने मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ के लिए कह दिया कि भाई वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं, इवन के साथ में उनका समझौता हो गया, तो उन्होंने ज़मींदारों ने, लोगों ने देखा, जो बड़े किसान थे, अमीर किसान, उन्होंने देखा कि भाई मूवमेंट में हमने सब कुछ अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट किया, लेकिन इसमें हमारे विचारों को या हमारे फ़ायदे की तो इसमें कोई बात हुई नहीं। तो इसीलिए जब सेकेंड टाइम, जब दोबारा से वहाँ से लंदन से वापस आने के बाद गांधी जी ने दोबारा से इस मूवमेंट को स्टार्ट किया, तो बहुत सारे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। द पुअर, ये तो थी अमीर किसानों की बात। अब हम देखते हैं द पुअर पीजेंट्री वर नॉट जस्ट इंटरेस्टेड इन द लोअरिंग ऑफ द रेवेन्यू डिमांड। जो पुअर पीजेंट्री थे, जो गरीब किसान थे, वो भी इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे अपने रेवेन्यू की डिमांड कम करने के लिए, लेकिन मैनी ऑफ देम वर स्मॉल टीनेंट्स कल्टिवेटिंग लैंड दे हैड रेंटेड फ्रॉम लैंडलॉर्ड्स। बहुत सारे किसान लोग जो थे वो ऐसे थे जो कि पट्टे की ज़मीनों पर काम किया करते थे, मतलब बड़े किसानों की ज़मीन पर टीनेंट्स के रूप में काम किया करते थे। एज द डिप्रेशन कंटिन्यूड एंड कैश इनकम डिलैंड, द स्मॉल टीनेंट्स फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू पे देयर रेंट, क्योंकि वो बड़े ज़मींदारों की ज़मीन पर काम किया करते थे, तो उसके बदले में वो उन्हें टैक्स पे करा करते थे। लेकिन डिप्रेशन का समय चल रहा था, उनकी भी इनकम ख़त्म हो रही थी, उनकी फसल नहीं बिक पा रही थी, तो इसीलिए वो अपने बड़े ज़मींदारों को रेंट देने से मना कर रहे थे कि भाई उनके पास इतना नहीं है। उनको बहुत परेशानी हो रही थी रेंट देने से, क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं था, उनकी फसल नहीं बिक रही थी। दे वॉन्टेड द अनपेड रेंट टू द लैंडलॉर्ड्स टू बी रिमिटेड। उनका ये मानना था कि उनको ये चाहते थे कि जो उनको ज़मीन मिली हुई है वो अनपेड हो जाए, अनपेड रेंट, कि उनको कोई भी रेंट ना देना पड़े और वो ज़मीन उनकी ही हो जाए, वो ये किसान ये चाहते थे। दे जॉइन ए वैरायटी ऑफ रेडिकल मूवमेंट्स ऑफन लेड बाय सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट। बहुत सारे मूवमेंट्स जो कि सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट लोगों ने इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किए, बहुत सारे मूवमेंट्स में इन किसानों ने पार्टिसिपेट किया कि किसी तरीके से ये ज़मीन पर उनको हक मिल जाए, ताकि उनको कोई भी टैक्स ज़मींदारों को ना देना पड़े। Apprehensive or raising issues that might upset the rich peasant and landlords, the Congress was unwilling to support no rent campaigning in most places। लेकिन कांग्रेस अगर इन गरीब किसानों का साथ देती तो अमीर जो ज़मींदार लोग थे, जो अमीर किसान थे, वो कांग्रेस से खफा हो जाते, वो कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करते। इसलिए जब देखा कि भाई कांग्रेस ने देखा कि भाई ऐसा तो नहीं हो सकता कि भाई हम इन गरीब किसानों की वजह से बड़े लोगों का सपोर्ट ख़त्म हो जाए, तो इन्होंने, कांग्रेस के लीडर्स ने इनकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मीन्स कि जो गरीब किसान थे वो चाहते थे कि नो रेंट कंपेनिंग, तो ऐसे में उन्होंने, कांग्रेस के लीडर्स ने इनको ज़्यादा पूरी तरीके से साथ नहीं दिया। सो द रिलेशनशिप बिटवीन द पुअर पीजेंट एंड द कांग्रेस रिमेन अनसर्टेन। तो इस प्रकार से जो रिलेशन था गरीब किसानों का और कांग्रेस का, वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं बन पाया, क्योंकि कांग्रेस ज़्यादातर अमीर किसानों का ही साथ दे रही थी। गरीब किसानों के लिए उन्होंने इतने ज़्यादा रुचि नहीं दिखाई। अब आगे देखते हैं, व्हाट अबाउट बिजनेस क्लासेस। अब जो उद्योगपति वर्ग था वो इसमें क्यों जुड़ा? हाउ डिड दे रिलेट टू द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। वो किस प्रकार से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स में जुड़ने को तैयार हुए। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, देखते हैं इसके बारे में कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, इंडियन मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रीज हैड मेड ह्यूज प्रॉफिट्स एंड बिकम पावरफुल।
कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था इस समय में जो ये अमीर जो किसान मतलब बड़े जो मर्चेंट्स थे, इंडस्ट्रीज थे, इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ और ये पावरफुल हो गई। वैसे तो इसके बारे में चैप्टर 5 में आप ज़्यादा अच्छी तरह से पढ़ेंगे, लेकिन मैं इसके बारे में आपको थोड़ा बता देती हूँ कि ये क्यों अमीर हो गए। ये इस प्रकार से अमीर हो गए क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो हमारी कॉटन मिल्स थी वो ज़्यादा चालू हो गई थी, क्योंकि उस समय में जो वार में टेंट वगैरह बनाए जाते थे, यूनिफॉर्म बनाई जाती थी, उनके शूज़ बनाए जाते थे, तो वो मोस्ट ऑफ जो मटेरियल होता था वॉर मटेरियल, उसकी सप्लाई इंडिया से हुआ करती थी। ठीक है, तो इंडिया से सप्लाई होने के कारण जो इंडिया के मर्चेंट्स और इंडस्ट्रीज थे इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, इनकी फैक्ट्रियाँ शुरू हो गई और इनको ये बहुत ज़्यादा इनको प्रॉफिट होता गया। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इनको प्रॉफिट हुआ। कीन ऑन एक्सपेंडिंग देयर बिजनेस दे नाउ रिएक्ट अगेंस्ट कॉलोनियल पॉलिसीज़ एंड रेस्ट्रिक्ट बिजनेस एक्टिविटीज़, क्योंकि ये लोग अपना बिजनेस बढ़ाना चाह रहे थे। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो ख़त्म हो गया, दोबारा से इनके ऊपर वही बाउंडेशन शुरू हो गई, क्योंकि पहले तो इन पे बाउंडेशन हट गई थी, इसीलिए इन्होंने अपना काम शुरू कर दिया था। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में इन पर दोबारा से रिस्ट्रिक्शन शुरू हो गए। तो ये चाहते थे कि कॉलोनियल पॉलिसीज़ जो हैं, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है, वो इन पर किसी भी तरीके की कोई बाउंडेशन ना लगाए, जिससे कि इनका व्यापार आगे बढ़ने में परेशानी हो। इसके साथ ही दे वांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंपोर्ट्स ऑफ फॉरेन गुड्स एंड ए रुपी स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज रेशियो दैट वुड डिस्करेज इंपोर्ट्स। ये चाहते थे कि जो विदेशों से सामान आता है उस पर, जो विदेशी सामान है उस पर थोड़ा रोक लग जाए, ताकि अगर विदेशों से सामान आना बंद हो जाएगा तभी तो कोई इंडिया का सामान खरीदेगा। तो वो चाहते थे कि विदेशों से सामान आना बंद हो जाए और रुपी और जो एक्सचेंज करने का जो माध्यम था तो वो उनका रेशियो समान हो जाए, कि भारत के पैसे की और जो विदेशी मुद्रा है उस वो का दोनों का रेशियो समान हो। टू ऑर्गेनाइज बिजनेस इंटरेस्ट दे फॉर्म द इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस इन 1920 एंड द फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, जिसको कि हम फिक्की बोलते हैं, 1927। इन्होंने दो संस्थाएं बनाई, एक तो बनी 1920 में और एक बनी 1927 में, जिस प्रकार से ये अपने बातों को उसमें रख सकें। इसमें जो उनके लीडर्स थे, जो ये दोनों संस्थाएं बनी, लेड बाय प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट लाइक पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास एंड जी.डी. बिरला। द इंडस्ट्रियलिस्ट अटैक्ड colonial control over the Indian economy and support the civil disobedience movement when it was first launched। जब फर्स्ट टाइम ये लॉन्च हुआ सिविल डिसोबीडियंस 1930 में, तो जो बड़े बिजनेसमैन थे जैसे कि पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास एंड जी.डी. बिरला जैसे बड़े बड़े जो लीडर्स थे, जो बड़े बड़े उद्योगपति थे, उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सपोर्ट करना शुरू किया कि ये लोग कांग्रेस के साथ मिलकर के इनकी आवाज़ को आगे बढ़ा सकते हैं ताकि इनको सपोर्ट मिल सके। दे गेव फाइन। अब ये लोग क्या करते थे, जो बड़े उद्योगपति थे उनका काम क्या था कि ये लोग, भाई कांग्रेस के लीडर्स तो इनकी बातों को आगे बढ़ाएंगे, उसके बदले में ये क्या करते थे कि दे गेव फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड रिफ्यूज़ टू बाय और सेल इम्पोर्टेड गुड्स, कि ये फाइनेंशियल असिस्टेंट देते थे और जो पैसा वगैरह लगता था इसमें मूवमेंट्स में लोगों के खाने पीने के लिए या और भी चीज़ों के लिए, उसके लिए ये पूरा सहयोग दिया करते थे और लोगों को मना करा करते थे कि भाई जो भी इम्पोर्टेड होता है सामान, विदेशों से आता है, उसको ख़रीदा या उसको बेचा ना जाए। मोस्ट बिजनेसमैन came to see Swaraj as a time when colonial restriction on business would no longer exist and trade and industry would flourish without consistent। बहुत सारे जो बिजनेसमैन थे उनके लिए स्वराज का मीनिंग ये था कि जब कॉलोनियल, इससे क्या होगा कि कॉलोनियल रिस्ट्रिक्शन जो है, जो विदेशी सरकार इनके बिजनेस पर रोक लगा रही है, जो सीमाएं लगा रही है, वो अब जल्दी ही ख़त्म हो जाएंगी और इससे उनका व्यापार जो है अब अच्छी तरीके से बढ़ने लग जाएगा। But after the failure of Round Table Conference, business groups were no longer informally interested। लेकिन जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का कुछ रिजल्ट नहीं आया, महात्मा गांधी गए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, लेकिन वहाँ का रिजल्ट अच्छा नहीं आया, तो ये लोग भी इस मूवमेंट से हताश हो गए। They were apprehensive of the spread of militant activities and worried about prolonged disruption of business as well as for the growing influence of the socialism amongst the younger members of the Congress। ये बहुत ज़्यादा निराश हो गए थे क्योंकि मिलिटेंट एक्टिविटीज़ ज़्यादा बढ़ रही थी कि जो छोटे किसान लोग थे वो लोग भी अपने आप को आज़ाद करना चाहते थे, वो टैक्स वगैरह नहीं देना चाहते थे।
तो इनको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। इसके साथ ही जो कांग्रेस थी, कांग्रेस के अंदर समाजवादी लोगों की उनके ज़्यादा मेंबर्स होते जा रहे थे कि जो लोग समाजवादी सोशलिस्ट विचारों के थे। सोशलिस्ट विचारों में ये होता है कि सभी लोग सोशलिस्ट विचारों के लोग मानते हैं कि समाज में सभी एक जैसे हों, अमीर गरीब कोई ना हो। लेकिन अगर अमीर गरीब एक जैसे ही हो जाएंगे तो लोग कोई बिजनेस क्यों करेगा, वो उतना ही कमाएगा जितना कि उसकी दाल रोटी बराबर चलती रहे। ठीक है, तो इसीलिए उनको, बिजनेसमैन को, इनसे भी बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। The industrial working classes did not participate in the civil disobedience movement in the large number except in the Nagpur region. इंडस्ट्रियल वर्किंग जो क्लासेस थी, जो मजदूर थे, इंडस्ट्रीज़ में जो मजदूर वगैरह थे, उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया, जैसे कि नागपुर रीजन में भी। एज द इंडस्ट्रियलिस्ट केम क्लोजर टू द कांग्रेस, वर्कर्स स्टेड अलॉफ, क्योंकि इनके मालिक लोग कांग्रेस में शामिल थे, इंडस्ट्रीज़ के जो मालिक थे वो इस लोग कांग्रेस में शामिल थे। तो इसीलिए वर्कर्स ने देखा कि भाई अगर मालिक लोग इसमें शामिल हैं तो मज़दूरों की बात तो कोई सुनेगा नहीं, तो इसीलिए मज़दूर लोग जो थे इस मूवमेंट से दूर रहे। बट इन स्पाइट ऑफ दैट सम वर्कर्स डिड पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सेलेक्टिवली अडॉप्टिंग सम ऑफ द आइडियाज़ ऑफ Gandhian program like boycott of foreign goods as part of their own movement against low wages and poor working conditions। लेकिन कुछ जो मजदूर लोग थे उन्होंने कांग्रेस के विचारों से प्रभावित होकर सिविल डिसोबीडियंस में पार्टिसिपेट किया और उसके कुछ आदर्शों को उन्होंने आगे बढ़ाया, जैसे कि उन्होंने विदेशी सामानों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया और साथ ही साथ वो अपने लो वेजेस, जो उनके लो वेजेस उनको मिलते थे और पुअर कंडीशन जो वर्किंग की होती थी उसको लेकर के भी वो लगातार आवाज़ उठाते रहे। देयर वर स्ट्राइक्स बाय रेलवे वर्कर्स इन 1930 एंड डॉक वर्कर्स इन 1932। 1930 और 1932 में इन लोगों ने अपनी स्ट्राइक्स करी, रेलवे वर्कर्स ने और डॉक वर्कर्स ने। इन 1930 में थाउजेंड ऑफ वर्कर्स इन छोटा नागपुर टिन माइंस वॉर गांधी कैप्स एंड पार्टिसिपेटेड इन प्रोटेस्ट रैलीज एंड बाइकॉट कैंपेनिंग्स। 1930 में हज़ारों वर्कर्स ने जो छोटा नागपुर रीजन में काम करते थे टिन माइंस में, उन्होंने गांधी जी की कैप पहनी और लोगों को मतलब अपनी काम से प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। बट द कांग्रेस वार रेलुकेंट टू इंक्लूड वर्कर्स डिमांड एज पार्ट ऑफ प्रोग्राम ऑफ स्ट्रगल। लेकिन कांग्रेस ने इन लोगों की डिमांड को अपने प्रोग्राम में शामिल करने से, मीन्स कि उसको अपने प्रोग्राम में, जो उनके प्रोग्राम्स वगैरह चलते थे, जो योजनाएं होती थी कांग्रेस की, उन्होंने इनकी वर्कर्स की डिमांड्स को इतना शामिल नहीं किया। इट फेल्ट दैट दिस वुड एलिडेंट इंडस्ट्रीज एंड डिवाइड द एंटी इम्पेरियल फोर्सेस। उनका मानना था कांग्रेस का कि अगर वो मज़दूरों की बातों को ज़्यादा मानेंगे तो इंडस्ट्रीज जो हैं वो उनसे दूर हो जाएंगे, तो इसीलिए इंडस्ट्रीज़ की बातों को ज़्यादा माना उन्होंने, वर्कर्स की बातों को उन्होंने इतना अपने प्रोग्राम्स में शामिल नहीं किया। अब देखते हैं अनदर इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वॉज ए लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन। देखिए पहला जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हमने पढ़ा था उसमें हमने ये देखा कि वहाँ पर औरतों ने इतनी भागीदारी नहीं की, वुमेन का पार्टिसिपेशन मूवमेंट में, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में इतना नहीं रहा। लेकिन जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था इसमें महिलाओं की जो भागीदारी थी, वुमेन पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा था। वो इस प्रकार से है, देखते हैं कि ड्यूरिंग गांधी जी शॉर्ट मार्च थाउजेंड ऑफ वुमेन केम आउट ऑफ देयर होम टू लिसन टू हिम। जैसे कि आपको बताया था कि 240 माइल्स का उन्होंने कवर किया था 24 डेज़ में। 10 माइल्स वो ईच डे कवर किया करते थे, कि रोज़ाना 10 माइल चला करते थे। तो जहाँ पर भी वो लोग गांधी जी रुकते थे तो उनको सुनने के लिए हज़ारों की संख्या में लोग आ जाते थे। ऐसी सिचुएशन थी कि जब गांधी जी रुकते थे, शॉर्ट मार्च चल रहा था, तो जहाँ भी रुकते थे तो हज़ारों की संख्या में औरतें भी अपने घरों से बाहर निकल करके उस रैली में शामिल हो जाती थी। दे पार्टिसिपेटेड इन प्रोटेस्ट मार्चेस, विरोधी जो मार्चेस वगैरह चलते थे, जो पैदल यात्रा वगैरह चलती थी, उसमें ये औरतों ने बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया। सॉल्ट बनाया, सरकार का विरोध किया। ये देखिए आपको औरतें दिखाई दे रही हैं जो कि चल रही हैं इसमें ड्यूरिंग द सॉल्ट मार्च में। पिकेट इन फॉरेन क्लोथ्स एंड लीकर शॉप्स, लीकर शॉप्स को उन्होंने बंद कराया, फॉरेन क्लोथ शॉप जो थी उनको बंद कराया। मैनी वेंट टू जेल, जेल में भी गई। इन अर्बन एरियाज दीज वुमेन वर फ्रॉम हाई कास्ट फैमिलीज, इन रूरल एरियाज दे केम फ्रॉम रिच पीजेंट हाउस होल्ड्स। ये जो औरतें थीं शहरों में, ये बड़े जो हाई कास्ट फैमिलीज थीं उनकी औरतें थीं, और ग्रामीण इलाकों में जो बड़े ज़मींदार लोग थे उनकी औरतें भी इस मूवमेंट में शामिल हुई। मूव बाय गांधी जीज कॉल दे बिगन टू सी सर्विसेज टू द नेशन एज ए स्केयर ड्यूटी ऑफ वुमेन।
गांधी जी के एक बुलावे पर, मीन्स कि जब गांधी जी बोलते थे कि सभी लोगों को इसमें पार्टिसिपेट करना है मूवमेंट में, तो उनके एक बुलावे पर ये अपना एक धार्मिक कर्तव्य मानकर, देश के लिए धार्मिक कर्तव्य मानकर ये सभी लोग अपने देश के लिए सेवाएं देती थी, मीन्स की पार्टिसिपेट करती थी। येट दिस इंक्रीज पब्लिक रोल डिड नॉट नेसेसरली मीन एनी रेडिकल चेंज इन द वे ऑफ पोजिशन ऑफ वुमेन एज विजुअलाइज्ड। लेकिन हम ये देखते हैं कि इससे वुमेन की जो स्थिति थी उसमें कुछ ज़्यादा खास परिवर्तन नहीं आया। गांधी जी वॉज कन्विंस दैट इट वॉज द ड्यूटी ऑफ वुमेन टू लुक आफ्टर होम एंड हेल्थ, बी गुड मदर एंड गुड वाइफ। गांधी जी ये भी कहा करते थे कि औरतों की ये कर्तव्य है कि वो अपने घर में रहें, अपने घर की परिवार की देखभाल करें, अच्छी वाइफ बने, अच्छी मदर बने। एंड फॉर अ लॉन्ग टाइम द कांग्रेस वॉज रेलुकेंट टू अलाउ वुमेन टू होल्ड एनी पोजिशन ऑफ अथॉरिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। और वुमेन ने पार्टिसिपेट भी किया इस मूवमेंट में, लेकिन फिर भी जो बड़े पद हुआ करते थे कांग्रेस में वो ज़्यादातर पुरुषों को ही मिले हुए थे, औरतों को इतना नहीं मिला था। इट वॉज कीन ओनली फॉर देयर सिम्बॉलिक प्रेजेंस, केवल औरतों की उपस्थिति को दर्शाने के लिए ही वो मूवमेंट में शामिल किया जा रही थी। द लिमिट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस। अब हम देखते हैं कि इस मूवमेंट की क्या लिमिट्स थी। एक प्रकार से हम देख सकते हैं कि इसमें क्या कमियां थी। जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ इसमें क्या कमियां रह गई थी। नॉट ऑल ग्रुप्स वर मूव्ड बाय द एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज। सभी जो सोशल ग्रुप्स थे उन्हें स्वराज का वही मीनिंग नहीं लिया जो कि गांधी जी सोच रहे थे। वन सच ग्रुप वॉज द नेशंस अनटचेबल्स हु फ्रॉम अराउंड द 1930s हैड बिगन टू कॉल देमसेल्फ दलित और ऑप्रेस्ड। वंस जो एक ग्रुप था नेशन का वो क्या था अनटचेबल, हु फ्रॉम अराउंड द 1930 हैड बिगन टू कॉल देमसेल्फ दलित और ऑप्रेस्ड। ये ग्रुप जो था अनटचेबल कहा जाता था, मीन्स कि अछूता वर्ग, एक अछूता वर्ग रह गया 1930 में जिसको कि दलित या हम ऑप्रेस्ड कह सकते हैं। फॉर लॉन्ग द कांग्रेस हैड इग्नोर्ड द दलित फॉर फियर ऑफ ऑफरिंग द सनातनीज। बहुत समय, लंबे समय तक कांग्रेस जो थी दलितों को भी इसमें पार्टिसिपेट करने से रोक रही थी, क्योंकि इसमें लोग सनातनीज वगैरह इसमें थे, द कंजर्वेटिव हाई कास्ट हिंदूज, क्योंकि कांग्रेस में हाई कास्ट के जो पुराने जो रूढ़िवादी लोग थे वो इसके अंदर शामिल थे और वो लोग नहीं चाहते थे कि वो दलितों को इसमें पार्टिसिपेट कराएं। तो इसलिए कांग्रेस इसमें दलितों के पार्टिसिपेट के लिए हमेशा ज़्यादा उत्साहित नहीं होती थी कि उनको अच्छी प्रकार से उसमें शामिल नहीं करती थी। इसके बाद बट महात्मा गांधी डिक्लेयर द स्वराज वुड नॉट कम फॉर 100 years। महात्मा गांधी ने कहा कि स्वराज हमें 100 साल तक नहीं प्राप्त होगा इफ़ अनटचेबिलिटी वाज नॉट एलिमिनेटेड। अगर हमने इस छुआछूत को नहीं छोड़ा तो हमें 100 साल तक भी हमें आज़ादी नहीं मिल सकती। ही कॉल्ड द अनटचेबल्स हरिजन्स। उन्होंने अनटचेबल्स को, जो अछूत लोग थे, अछूत वर्गों का जो समूह था, उन्होंने उनको हरिजन कहा। हरिजन मीन्स की हरि के जन, जैसे कि भगवान के बच्चे, मीन्स और द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, भगवान के बच्चे। ऑर्गेनाइज सत्याग्रह टू सिक्योर दैम एंट्री इनटू टेम्पल्स एंड एक्सेस टू पब्लिक वेल्स, टैंक्स, रोड्स एंड स्कूल्स। महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया इनके लिए, ताकि इन लोगों को भी मंदिरों में जाने की परमिशन हो, जो पब्लिक वेल्स होते हैं और टैंक्स होते हैं वहाँ से ही अब ये भी पानी भर सकें, रोड्स और स्कूलों पर रोड्स पर चल सकें, स्कूलों में अपने बच्चों को भी दाखिल करा सकें। तो इसके लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया। He himself cleaned toilets to dignify the work of Bhangi, the sweepers, and persuaded upper caste to change their heart and give up the sin of untouchability। उन्होंने कहा अपर क्लास के, जो अपर कास्ट के लोग थे, जो हाई कास्ट के लोग थे, उनसे कहा कि भाई आप अपना हृदय परिवर्तन करें और उनके कामों को देखें कि इनके लिए कि ये लोग जो भंगी हैं या इनके काम को देखें कि भाई ये लोग आपकी जो मल है उसको साफ़ करते हैं, तो इनके लिए दया का भाव रखें, इनके काम को इग्नोर ना करें, इनके प्रति भी सम्मान की भावना रखें। बट मैनी दलित लीडर्स वर कीन ऑन ए डिफरेंट पॉलिटिकल सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ द कम्युनिटी। लेकिन जो बहुत सारे दलित लीडर्स थे उनको ये लग रहा था कि इस सिचुएशन का तभी सोल्यूशन हो सकता है अगर उन्हें कुछ पॉलिटिकल सोल्यूशन इसका मिल जाए, कि अगर इनको कोई राजनीतिक इनका सोल्यूशन मिल जाए तभी उनकी दशा में सुधार आ सकता है। दे बिगन ऑर्गेनाइजिंग देमसेल्फ
demanding reserved seats in the educational institutions and separate electorate that would choose Dalit members for legislative councils. उन्होंने अपने आप को इकट्ठा करना शुरू करा। उन्होंने कहा दलित लोगों ने कि जो भी सीट हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स वगैरह हैं उनमें उनकी सीट रिज़र्व कर दी जाए। इसके साथ साथ एक सेपरेट इलेक्टोरेट, एक अलग इलेक्टोरेट बना दिया जाए, चुनावी क्षेत्र अलग बना दिया जाए, जिसमें कि दलित मेंबर ही खड़ा होगा और वहीं से वो उसकी सीट निर्धारित हो जाएगी लेजिस्लेटिव काउंसिल में। देखिए, ये पहला समय था जिस समय जो रिजर्वेशन की प्रक्रिया है वो स्टार्ट हुई थी शेड्यूल कास्ट के लिए। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट दे बिलीव्ड वुड रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ देयर सोशल डिसेबिलिटीज़। उनको लगता था कि इन राजनीतिक सुधारों के वजह से ही के कारण ही उनको समाज में जो उनको डिसेबिलिटीज़ कही जाती हैं, जो उनको अयोग्य समझा जाता है, ये समाज में उनको पूरा बराबर का स्थान नहीं मिलता, तो अगर उनको ऐसी पॉलिटिकल पावर मिल जाएगी तो उनका समाज में सम्मान उनको पूरी तरीके से दूसरे लोगों की बराबर मिलना शुरू हो जाएगा। दलित पार्टिसिपेशन इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वॉज देयर फॉर लिमिटेड। इसीलिए दलित लोगों ने देखा कि भाई कांग्रेस जो है वो तो हाई कास्ट लोगों की है, हिंदुओं की है ज़्यादा, तो इसीलिए उन्होंने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया। पर्टिकुलरली इन महाराष्ट्र एंड नागपुर रीजन वेयर देयर ऑर्गेनाइजेशन वाज क्वाइट स्ट्रॉन्ग, और वहाँ पर भी महाराष्ट्र और नागपुर रीजन में भी उनका ये जो ऑर्गेनाइजेशन था, उनके अपने ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहे। दलितों के जो लीडर्स थे उनमें आपने सबसे बड़ा जो नाम है वो सुना है आपने, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। यहाँ से अब उनकी एंट्री शुरू हो जाती है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हु ऑर्गेनाइज द दलित इनटू डिप्रेस क्लासेस एसोसिएशन इन 1930 clashed with महात्मा गांधी एट द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बाय डिमांडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित्स। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर उन्होंने दलितों को इकट्ठा करा, डिप्रेस क्लासेस एसोसिएशन बनाई उन्होंने 1930 में। महात्मा गांधी जी से उनके थोड़े से मनमुटाव रहने लगे सेकेंड राउंड टेबल में, क्योंकि उनकी ये डिमांड थी कि दलितों के लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट बने, कि एक अलग हिस्सा वो दलितों के लिए चाहते थे। व्हेन द ब्रिटिश गवर्नमेंट कंसिडर्ड अम्बेडकर डिमांड गांधी जी बिगन ए फास्ट अनटू डेथ। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी B.R. अम्बेडकर की बात को सही माना कि उनको एक सेपरेट इलेक्टोरेट मिलना चाहिए, तो इसके लिए गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। उनका ये मानना था गांधी जी का, ही बिलीव दैट सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित वुड स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ देयर इंटीग्रेशन इनटू सोसाइटी, कि अगर सेपरेट इलेक्टोरेट बन जाएगा तो इससे एक तरीके से पूरा देश इकट्ठा नहीं हो पाएगा, जो कि उनका विचार था, उनका प्रोसेस था कि भाई इस पूरे देश को इकट्ठा होकर के एक यूनाइटेड स्ट्रगल करना चाहिए, तो ऐसा वो नहीं कर पाएंगे। अम्बेडकर अल्टीमेटली एक्सेप्टेड गांधी जी's पोजीशन एंड द रिजल्ट वॉज पूना पैक्ट ऑफ सितंबर 1932। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूना पैक्ट आप ध्यान से समझिए इसको। जब गांधी जी ने अम्बेडकर जी ने डिमांड करी कि भाई दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट मिलना चाहिए, अलग जगह होनी चाहिए, जिससे कि वहाँ से वो अपना व्यक्ति चुनाव इलेक्शन लड़े और जीत करके लेजिस्लेटिव काउंसिल में आए, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी इसको मंजूरी दे दी कि ठीक है ऐसा होना चाहिए। लेकिन गांधी जी ने इसके अगेंस्ट में फास्ट कर दिया, फास्ट अनटू डेथ, मतलब कि आमरण अनशन कर दिया कि अगर इसको माना गया तो वो आमरण अनशन में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि उनको लगता था महात्मा गांधी को कि इस तरीके से देश में एक तरीके से बंटवारे की स्थिति हो जाएगी, मीन्स की पार्टीशन टाइप की स्थिति हो जाएगी, और उनका प्रोसेस जो है पूरे देश को इकट्ठा लेके चलना वो कहीं ना कहीं इससे इफेक्टेड होगा। तो इसीलिए लास्ट में अम्बेडकर जी जो थे, अम्बेडकर जी और गांधी जी दोनों में एक, अम्बेडकर जी ने गांधी जी की बात मान ली और दोनों की बातों का एक पूना पैक्ट साइन हुआ सितंबर 1932 में। इट गेव द डिप्रेस क्लास लेटर टू बी नोन एज शेड्यूल क्लास। इन्होंने डिप्रेस क्लास को यहाँ से नाम दे दिया गया शेड्यूल क्लास का, शेड्यूल कास्टेस का नाम दे दिया गया। रिजर्व सीट्स इन प्रोविडेंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, रिजर्वेशन मिल गया उनको, रिजर्व हो गई इनकी सीट प्रोविडेंशियल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में। पर दे वर टू बी वोटेड बाय जनरल इलेक्टोरेट, जैसे कि उनको B.R. अम्बेडकर जी की डिमांड थी कि भाई इनकी सीट रिजर्व हो जाए, तो सीट तो रिजर्व हो गई, लेकिन इनका इलेक्शन जो होना था वो जनरल लोग ही इसको चुनेंगे। जैसे कि आपने देखा है कि आपने जैसे पंचायत के चुनाव होते हैं या कोई भी आपके जो नगर पालिका के चुनाव होते हैं ऐसे, तो उसमें एक सीट होती है कि जो कि पर्टिकुलरली कास्ट के लिए होती है। अब पर्टिकुलरली कास्ट के लिए सीट तो है कि वहाँ से वो व्यक्ति खड़ा होगा, लेकिन उसको वोट देने वाले जो होते हैं वो हिंदू भी होता है, मुस्लिम भी होता है और शेड्यूल कास्ट भी होता है, OBC भी होता है, SC भी होता है, सभी लोग उसको वोट देते हैं।
तो ऐसा ही इसमें मंजूरी दे दी गई इस प्रोविज़न को। द दलित मूवमेंट हाउएवर कंटिन्यू टू बी अप्रेंसिव ऑफ द कांग्रेस लेड नेशनल मूवमेंट, लेकिन जो दलित मूवमेंट था वो भी कांग्रेस के जो मूवमेंट्स थे, नेशनल मूवमेंट्स थे, वो भी इतना दूर ही रहा, वो अभी भी इतना इसमें शामिल नहीं हुआ। ठीक है, ये पढ़ा हमने। अब हम पढ़ते हैं कुछ की मुस्लिम्स को लेकर के। सम ऑफ द मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया वर ऑल्सो लुकवार्म इन देयर रिस्पॉन्स टू द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। कुछ मुस्लिम जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थे वो भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में थोड़े दूर ही रहे, वो भी पूरी तरीके से शामिल नहीं हुए। क्यों? उसका कारण ये था कि आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट अ लार्ज सेक्शन ऑफ मुस्लिम फेल्ट एलिनेटेड फ्रॉम द कांग्रेस, कि जब नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट हुआ और उसका कोई इतना अच्छा परिणाम नहीं हुआ और उन्हें मुस्लिम ने देखा कि भाई कांग्रेस जो है वो पूरी तरीके से हिंदुओं की पार्टी है, और तो इसीलिए उन्होंने मुस्लिम लोगों ने इससे अलग होना शुरू कर दिया कि उन्होंने कहा कि भाई इसमें हम शामिल नहीं होंगे, इसका मूवमेंट का कोई भी सोल्यूशन अच्छी तरीके से नहीं निकला। फ्रॉम द मिड 1920s कांग्रेस केम टू बी मोर विजिबली एसोसिएटेड विद ओपनली हिंदू रिलीजियस नेशनलिस्ट ग्रुप्स लाइक हिंदू महासभा। 1920 के मध्य तक कांग्रेस जो थी वो पूरी की पूरी मोस्टली हिंदू महासभा, हिंदू धर्म से ज़्यादा प्रभावित थी। एज रिलेशन बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम रॉन्स, each community organized religious processions with the militant favor, provoking Hindu-Muslim communal clashes and riots in various cities। इसके साथ साथ धीरे धीरे हिंदू और मुस्लिम के जो रिश्ते थे वो धीरे धीरे ख़राब होने लगे। दोनों ने अपनी अपनी कम्युनिटीज़ बनानी शुरू कर दी, दोनों कम्युनिटीज़ में लड़ाई झगड़े होने लगे, और जो भी लड़ाई झगड़े होते थे दोनों कम्युनिटीज़ को लेकर के वो एक दूसरे के बीच में और ज़्यादा इनके संबंधों को ख़राब करते जा रहे थे। एवरी रियोट डिपेंड इन डिस्टेंस बिटवीन टू कम्युनिटीज़, हर रियोट से इन जो दोनों कम्युनिटीज़ के जो ताल्लुकात थे, जो उनके रिश्ते थे वो सारे ख़राब होते जा रहे थे, दोनों के बीच के रिश्ते बिगड़ते जा रहे थे। द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग मेड एफर्ट्स टू रीनेगोटिएट एन अलायंस एंड इन 1927 इट अपीयर्ड दैट सच अ यूनाइटी कुड बी फॉर्म्ड। कांग्रेस और मुस्लिम लीग इन्होंने अपना 1927 में यूनिटी तो बनानी सोची, लेकिन ये यूनिटी बिल्कुल ही मतलब नहीं बन सकती थी, ऐसी स्थिति आ चुकी थी। द इम्पोर्टेंट डिफरेंसेस वर ओवर द क्वेश्चन ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन फ्यूचर असेंबलीज दैट वर टू बी इलेक्टेड। जो इम्पोर्टेंट डिफरेंस था वो इसको लेकर के था कि भाई यूनाइट तो हो जाएंगे, लेकिन इनका भी रिप्रेजेंटेशन की जो आने वाले इलेक्शंस में है उसमें इनकी भी कितनी भागीदारी रहेगी मुस्लिम की, तो उस पर डिपेंड करता था। मोहम्मद अली जिन्ना वन ऑफ द लीडर ऑफ मुस्लिम लीग के लीडर थे एक मोहम्मद अली जिन्ना। आप जानते ही हैं इनके बारे में, थोड़ा बहुत आपने इनके नाम के बारे में सुना भी होगा इनके बारे में कि मोहम्मद अली जिन्ना कौन थे। ये मुस्लिम लीग के लीडर थे। was willing to give up the demand for separate electorate if Muslims were assured reserved seats in central assembly and representation in proportion to population in Muslim dominated provinces जैसे कि बंगाल एंड पंजाब। उनकी भी ये डिमांड थी कि मुस्लिम्स के लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट बने जिससे कि चुन करके वो अपने लोगों को सेंट्रल असेंबली में भेज सकें, और ये उन इलाकों में ज़्यादा चाहते थे जैसे कि बंगाल और पंजाब, यहाँ पर मुस्लिम लोगों की संख्या ज़्यादा थी, तो यहाँ पर उन्हीं की संख्या के हिसाब से वो व्यक्तियों की नियुक्ति चाहते थे, सीट रिजर्वेशन चाहते थे। नेगोटिएशन ओवर द क्वेश्चन एंड रिप्रेजेंटेशन कंटिन्यू बट ऑल होप ऑफ रिजॉल्विंग द इशू एट ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस इन 1928 disappeared when M.R. जयकर of हिंदू महासभा strongly opposed efforts at compromise। बातचीत का दौर चल रहा था, क्वेश्चंस ऑफ रिप्रेजेंटेशन के लिए के ऊपर चल रहे थे, सभी लोगों में बातचीत हो रही थी, लेकिन 1928 में हिंदू महासभा के लीडर थे M.R. जयकर। उन्होंने कहा कि ये जो बातें चल रही हैं, ये जो कॉम्प्रोमाइजेशन की बातें चल रही हैं, ये सारी बिल्कुल ही बेकार हैं, तो इसीलिए इसकी वजह से दोनों हिंदू और मुस्लिम लोगों ने आपस में इनके बीच में कोई भी यूनिटी कायम नहीं हो पाई। तो इसीलिए व्हेन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्टेड देयर वाज दस एन एटमॉस्फेयर ऑफ सस्पिशन एंड डिस्ट्रस्ट बिटवीन कम्युनिटीज़। तो इसीलिए जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो ऐसा वातावरण बन चुका था कि दोनों कम्युनिटीज़ एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग थीं और उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। एलिनेटेड फ्रॉम द कांग्रेस लार्ज सेक्शन ऑफ मुस्लिम कुड नॉट रिस्पॉन्ड टू द कॉल ऑफ यूनाइटेड स्ट्रगल। क्योंकि कांग्रेस से अलग हो चुकी थी मुस्लिम लीग,
तो जब सभी को बोला गया है कि यूनाइटेड स्ट्रगल करना है, इकट्ठा होकर के पूरे देश को अंग्रेज़ों के खिलाफ स्ट्रगल करना है, लेकिन मुस्लिम लोग अपने आप को कांग्रेस से अलग चाहते, अलग मानते थे, तो इसलिए उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया। मैनी मुस्लिम लीडर्स एंड इंटेलेक्चुअल एक्सप्रेस देयर कंसर्न अबाउट द स्टेटस ऑफ मुस्लिम एज ए मिनॉरिटी विद इन इंडिया। बहुत सारे जो मुस्लिम लीडर्स थे, जो इसमें विद्वान लोग थे मुस्लिम लीडर्स, उनका ये मानना था कि मुस्लिम जो हैं भारत में मिनॉरिटी में हैं और मिनॉरिटी में रह करके उनके भविष्य को लेकर के इसमें खतरा है। दे फियर दैट द कल्चर एंड आइडेंटिटी ऑफ मिनॉरिटीज़ वुड बी सबमर्ज अंडर द डोमिनेशन ऑफ ए हिंदू मेजॉरिटी। उनको ये डर था क्योंकि मुस्लिम लोग जो हैं इंडिया में मिनॉरिटी में रहते हैं और हिंदू लोगों की मेजॉरिटी यहाँ ज़्यादा है, तो मिनॉरिटी में होने के कारण उनके अपने धर्म को लेकर के या उनको यहाँ मिलने रहने में, यहाँ उनके डोमिनेशन को लेकर के यहाँ पर परेशानियाँ हो सकती हैं, तो इसीलिए वो कांग्रेस में शामिल नहीं हो पाए। सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। कल हम पढ़ेंगे इसके बारे में द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, कि लोगों ने जो आपस में इकट्ठा होना शुरू करा तो उसकी चेतना या उसका विचार लोगों में कहाँ से आया, तो उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। ये हमारा मे बी द लास्ट सेशन होगा, हमारा इसका लास्ट पार्ट होगा। दिस इज़ द 5th पार्ट ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, 2nd पार्ट ऑफ हिस्ट्री क्लास 10th का ये 5th पार्ट है, और मे बी जो आपका नेक्स्ट पार्ट होगा वो 6th पार्ट होगा और वो लास्ट पार्ट हो सकता है आपका। तो होपफुल हूँ कि अभी तक जितना भी आपको समझाया गया है अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी गई है ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हैं। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, लॉकडाउन का पालन करते जाइए और लॉकडाउन क्लासेस को भी अटेंड करते